में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं एंड जेनी के साथ में यहाँ पर जी भी होता है, लेकिन यहाँ पर जेनी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। यहाँ पर वो जी को बोलने लगती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। जी यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मैं तो बस तुमसे तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसे चाहता हूँ। एक बार तुम्हारी डेथ हो जाए उसके बाद में इंश्योरेंस के सारे पैसे मेरे नाम पर हो जाएंगे। जेनी यहाँ पर उसे कहने लगती है कि अगर आज तुम मुझे बचाओगे तो तुम्हें जितना अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट मेरा भाई तुम्हें पे करने के लिए रेडी हो जाएगा। जी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड वो जेनी को बोलने लगता है कि क्या मैं तुम्हें पहले की तरह बेवकूफ़ अभी भी लगता हूँ। तुम्हें तो गू फैमिली ने बस अडॉप्ट किया है और तो बोला तुम्हारी रियल फैमिली भी नहीं है, ना ही वो तुम्हारा रियल ब्रदर है, और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए इतना बड़ा अमाउंट पे करेगा। अगर मुझे पता होता कि तुम उनकी अडॉप्ट की हुई बेटी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। यहाँ पर जेनी समझ जाती है कि तुमने मुझे पहले से बस इसलिए अप्रोच किया क्योंकि मैं गू फैमिली से बिलोंग करती थी और मेरी फैमिली के पास में पैसे थे। तो फिर जी बोलता है कि हाँ, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ शादी करने की वजह मेरी कुछ और भी हो सकती है। इसके बाद में यहाँ पर हम डेज़ी को देखते हैं जो कि यहाँ पर आकर जेनी को बोलने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है उससे तुम्हारे साथ शादी इसके लिए क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। बिल्कुल भी नहीं, ये शादी तो बस एक दिखावा है। जी तो प्यार मुझसे करता है। यहाँ पे वो बोलने लगती है डेज़ी को कि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, हो सकता है जी को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। लेकिन डेज़ी यहाँ पर समझाने लगती है कि लगता है मरते मरते हुए तुम मिसअंडरस्टैंडिंग में जीने चाहती हो। हम दोनों ने तुम्हें सारी सच्चाई बता रखी है। इसके बाद में यहाँ पर वो सिखाने लगती है कि तुम अच्छे से बर्न होकर अपनी लाइफ को देना एंड बाद में यहाँ पर वो लोग पेट्रोल को खोलने लगते हैं और यहाँ तक कि वो लोग उस पूरे के पूरे बैक स्टोर में पूरा फायर लगा देते हैं जहाँ पर बेचारी जेनी उससे मदद मांगी जा रही थी, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी जेनी के ऊपर दया नहीं आती एंड यहाँ पर वो लोग पूरे के पूरे स्टोर रूम को आग लगा के वहाँ से भाग जाते हैं एंड यहाँ पर बेचारी जेनी मदद की पुकार लगाने लगती है। बट इतने में ही हम यहाँ पर किम को देखते हैं जो कि जेनी को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ जाता है। जेनी को यहाँ पर फटाक से उठा लेता है और इसे होश में लाने की कोशिश करता है। जेनी यहाँ पर किम से बोलने लगती है कि फाइनली तुम वही पर्सन हो जो मेरे एंड मौके पे और मेरे पूरे वक्त से मेरा साथ दे रहे हो। यहाँ से वो लोग जाने तो लगते हैं लेकिन उनके सामने एक बड़ा सा फायर का बैरियर आ जाता है। लेकिन फिर अचानक से हम यहाँ पर वापस से जी को देखते हैं और तो जेनी को देखते हैं जो कि कई सारे बॉडीगार्ड्स के पीछे से भाग रहे होते हैं। यहाँ पर जेनी भागते भागते नीचे गिर जाती है एंड वो उसे पूछने लगते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जी उसे बताने लगता है कि हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए, हमें जल्द से जल्द यहाँ पर से भाग के शोरूम में जाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर जेनी को कुछ याद आने लगता है कि कुछ समय पहले तो वो यहाँ पर नहीं थी, वो तो स्टोर रूम में थी जहाँ पर आग लग गई थी। एंड यहाँ पर धीरे धीरे कर उसे एक एक करके सारी की सारी चीजें याद आने लगती है एंड जेनी यहाँ पर समझ जाती है कि आज का दिन तो वही है जहाँ पर वो मुझे लाइवली बर्न करने वाला है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी क्योंकि मेरा रीबर्थ हुआ है और मैं इस बार अपना रिवेंज अच्छे से लेकर जाऊंगी। तो फिर यहाँ पर बड़ा सा बैम्बू का एक स्टिक उठाती है। जैसे यहाँ पर वो उसे बैम्बू की स्टिक से मारने वाली थी इतने में यहाँ पर आ जाती है डेज़ी और तो और किम यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि क्या तुम मुझसे इतना ज्यादा नफरत करती हो, यहाँ पर तुम जी के साथ भाग रही थी। यहाँ पर हमें डेज़ी भी उसे कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मिस्टर किम को इतना ज्यादा हेट करती हो कि तुम उन्हीं से दूर भाग रही हो। फिर यहाँ पर मन में जेनी बोलने लगती है कि मैंने पास्ट लाइफ में लोगों को मिसजज कर लिया है, मुझे लगता था कि शायद से ही मुझ पर चीट कर रहा है डेज़ी के साथ में, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ अपोजिट है। फिर बाद में यहाँ पर वो कहने लगती है कि इस बार तो मैं सारी चीजें वापस सुधार कर ही रहूंगी। फिर वो यहाँ पर चली जाती है मिस्टर किम के पास में जहाँ पर वो उसके पास जाती उसे किस करने लगती है और वो भी सभी के सामने। किम यहाँ पर बोलने लगता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे किस कर दोगी तो फिर मैं जी को माफ कर दूंगा, तो फिर भूल जाओ। यहाँ पर जानी बोलने लगती है कि मैंने ये किस तुम्हें इसलिए नहीं किया, मैंने ये किस तुम्हें इसलिए किया क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कितने ट्रस्टवर्दी हो। किम यहाँ पर बोलने लगता है कि मुझ पर ये सारे ट्रिक्स आजमाना बंद करो। जी यहाँ पर किम से कहने लगता है कि प्लीज हम दोनों को यहाँ से जाने दो, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं। दूसरा यहाँ पर होती है डेज़ी जो कि जेनी को बोलने लगती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हमारी कूल फैमिली ने तुम्हें पाला पोसा है और तुम हमें ही बेचे करके यहाँ से जा रही हो। लेकिन यहाँ पर जेनी डेज़ी पर चिल्ला देती है और बोलती है कि नाटक करना बंद करो, हर बार जब देखो तब डबल फेस लेकर घूमती रहती हो। और यहाँ पर किम बोलने लगता है सभी गार्ड्स को किसी की बॉडी को टुकड़ों कर लो और मेरे डॉग्स को फीड कर देना। एंड
यहाँ पर बॉडीगार्ड जी को फिर बाद में पकड़ने लगते हैं। जी यहाँ पर बाद में हेल्प मांगने लगता है जानी से, तो फिर जानी यहाँ पर उसे रोक लेती है। जी बोलने लगता है कि मुझे यकीन था तुम मुझे बचा कर ही रहोगी। किम यहाँ पर जानी से बोलने लगता है कि अभी भी तुम उसका साइड लेना चाहती हो। जानी यहाँ पर कहने लगती कि जी मुझे अच्छे से याद है तुम कहा करते थे कि तुम्हारी बॉडी कुछ ज्यादा ही फिट एंड फाइन है, तब टाइम आ गया है तुम्हारे मसल्स का और तुम्हारे फ्लैश का इस्तेमाल करने का। एंड यहाँ पर किम जानी की बात को सुनकर बहुत खुश होता है, जहाँ पर बॉडीगार्ड यहाँ से जी को लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर किम बंदर से कुछ क्वेश्चन पूछने लगता है कि तुम तो इसके साथ में शादी करने वाली थी ना भागकर, लेकिन यहाँ पर जानी ऐसा नाटक करती है कि जैसे कि वो बेहोश हो गई हो। फिर बाद में यहाँ पर किम उसे उठा लेता है। दूसरा ये सारी चीजें दीदी से देखी नहीं जा रही थी और वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा होने लगती है। एंड यहाँ पर वो उसे लेकर बेडरूम में चला जाता है, जहाँ पर जानी की नींद वापस से खुली जाती है। तो फिर वो उसे बोलने लगता है कि अब तुम्हारी नींद खुली चुकी है, तो मैं तुमसे बस यही बात कहना चाहता हूँ कि तुम वापस से घर से मत भागना, तुम्हें पता है कि मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए क्या है। जानी यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब से मैं घर से नहीं भागने वाली हूँ। यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ। जानी को यहाँ पर अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद आता है, जहाँ पर इन दी एंड सिर्फ और सिर्फ किम उसके साथ में था। तो फिर यहाँ पर वो उसे हक करते हुए बोलती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी और तुम भी मुझे कहीं पर भी मत छोड़कर जाना। यहाँ पर बाद वो कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने मेरे लिए यहाँ पर जी को सैक्रिफाइस कर दिया। तो फिर जानी उसे बताने लगती है कि तुम अपने आप को जी से कंपेयर करना बंद कर दो, वो तो एक नंबर का स्कम्बग है, मुझे उसके साथ रहना भी नहीं है। और हाँ प्लीज अब हम उसकी बातें ना करें तो ही बेहतर होगा। फिर यहाँ से बाद वो जाने लगता है एंड जाते जाते वो उसे कहने लगता है कि प्लीज इस बार ऐसा मत करना। एंड यहाँ पर वो मन में कहता है कि प्लीज इस बार तुम मुझे धोखा मत देना। इसके बाद में यहाँ से वो चला जाता है। जानी यहाँ पर बोलने लगती है कि पास्ट लाइफ में मैंने सभी इंसानों को मिसजज किया सिर्फ और सिर्फ जी की वजह से, क्योंकि जी हर टाइम मेरा ब्रेन वॉश करता हुआ आ रहा था। बट अब और नहीं, अब मैं इससे जो प्यार डिजर्व करता है उसे देकर रहूंगी और बाकी उसे अपना रिवेंज लेकर ही रहूंगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर जनी को बाहर जाना था, लेकिन यहाँ पर घात उसे जाने नहीं देते। जनी बोलने लगती है कि मैं तो किम से मिलने जा रही हूँ, लेकिन घात उसे कहते हैं कि नहीं मैडम हम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते, पहले भी आप हमें चकमा देकर यहाँ से भाग गई हो। फिर यहाँ से जनी जाने लगती है, आपस में बॉडीगार्ड्स बात करने लगते हैं कि मैडम हमें कुछ अजीब ही लग रही है। तो फिर वो गार्ड बोलता है कि मैडम की बातों में बताओ, मैडम बहुत चालाक है। दूसरा यहाँ पर मेड्स होती है जो कि जनी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाती है और आपस में बात करने लगती है कि आखिर मिस्टर किम जनी से कितना ज्यादा केयरफुल रहते हैं और वो उसे कितनी ज्यादा केयर करते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट भी वो उसके लिए खुद ही बना कर है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जनी ब्रेकफास्ट को देखने लगती है और उसे बहुत रिग्रेट होता है पास्ट लाइफ में जिस तरीके से उसने किम को चीट किया था वो सोचकर। एंड हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जो कि इसी दिन का सीन होता है, जहाँ पर जी और जनी एक साथ शादी करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर उस इवेंट में से किम उसे लेकर सभी के सामने आ गया था शादी को तोड़वाकर। जनी यहाँ पर बहुत गुस्से में होती है। किम उसे समझाता है कि जी तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए, लेकिन जनी उसे बोलने लगती है कि सभी लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते जिसे सिर्फ पैसे दिखते रहते, कोई कोई इंसान एक दूसरे को सिर्फ प्यार भी कर सकते। यहाँ पर किम उसे बोलता है कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पहले तुम खा लो उसके बाद में हम बातें करते। लेकिन यहाँ पर जनी ने आकर गुस्से में सारा का सारा खाना फेंक दिया था। अन्य खाना किसी और ने नहीं बल्कि किम ने बनाया था। बस इसी बात को लेकर वो बेचारी इस प्रेजेंट में रिग्रेट कर रही होती है। दोस्तों यहाँ पर जी टेक्स्ट करने लगता है जनी को कि मैं तुम्हें पीछे के रास्ते से लेने आऊंगा, तो फिर हम वहाँ से भागकर एक दूसरे को रेस्क्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर जी आ जाता है, जहाँ पर वो पीछे वाले रास्ते से आकर उसकी बालकनी पर एक रोप डाल देता है। तो फिर यहाँ पर जनी भी उस रोप को बांध देती है और उस रोप की मदद से नीचे उतर जाती है। बाद में जी यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करती हो, कल जो कुछ भी था वो तुम्हारी एक ट्रिक थी ताकि तुम मुझे बचा सको और खुद भी बच पाओ। इसके बाद में जी यहाँ से उसे लेकर जाने लगता है। दोस्तों हम यहाँ पर डीजी को देखते हैं जो उन दोनों को देख लेती है और उन दोनों का फोटो निकालने लगती है। यहाँ पर हमें जनी जी को एक रास्ता बताती है और उसी रास्ते से ले चलने लगती है। दूसरे यहाँ पर डेजी अपने मन में बोल रही होती है कि देखना मिसेस गो की जो पोजीशन है उस पर तो सिर्फ मैं ही आकर रहूंगी। किम अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस करते हुए अपने मन में बोल रहा होता है कि प्लीज जानी इस बार तो तुम मुझे धोखा मत देना। फिर यहाँ पर वो रेस्ट करने के लिए बैठता है, जहाँ पर आ जाती है डेजी
एंड डेज़ी यहाँ पर उसे फोटो दिखाने लगती है और कहती है कि एक बार फिर से तुम्हारी जेनी जी के साथ में भाग गई है। एंड इस बार किम को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो उस फोटो को मरोड़ कर नीचे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। जेनी यहाँ पर लेकर उसे एक सीक्रेट टनल से जा रही होती है, तो फिर बाद में यहाँ पर वो सब बोलने लगता है कि जैसे हम इस घर को एक्सेप्ट करेंगे, याद रखना तुम मेरे साथ शादी करोगी, उसके बाद में तुम किम से मेरी कंपनी को पब्लिक करवाओगी। जेनी बोलने लगती है कि हाँ मेरा मोटिव तो यही है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे रास्ता बताती है और इस रास्ते के बीच में एक डॉग होता है। यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि तुम्हें अच्छे से पता है मुझे डॉग से कितना डर लगता है, लेकिन जेनी उसे समझाने लगती है बट ये सारी चीजें तो तुम मेरे लिए कर रहे हो, तो मेरे लिए तुम एक डॉग से ओवरकम नहीं कर सकते हो क्या? जी यहाँ पर सोचने पड़ जाता है। जेनी उससे बोलने लगती है कि तुम सोचने कब से लगे हो, लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो और तुम्हारी कंपनी। फिर यहाँ पर कंपनी का नाम सुनते ही उस जेल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो डॉग उसके ऊपर बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है एंड यहाँ पे वो भी डरने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी एक चेयर को लाती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। फिर यहाँ पर बड़े से जोब को लाती है। यहाँ पर तो जी जेनी से डरने लगता है और उसे बोलता है कि लेकिन तुमने अभी तो कहा कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो। जेनी यहाँ पर बोलने लगती है कि नहीं तो मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया और ये सब जो भी था वो सिर्फ दिखावा था ताकि मैं अपना रिवेंज तुमसे ले सकूं। जी यहाँ पर उसे समझाने लगता, देखो मैं एक इकलौता इंसान हूँ जो तुम्हें यहाँ पर गू फैमिली से बाहर निकाल सकता है। जेनी यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे इस गू फैमिली से बाहर निकलना है? एंड बाद में यहाँ पर जेनी खड़ी होकर उसे मारना शुरू कर देती है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं किम को, जो कि अपने असिस्टेंट और डेज़ी के साथ में यहाँ पर आगे होता है। डेज़ी यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो तो जी को हक कर ही रह रही थी और बोले जा रही थी कि मैं यहाँ से जा कर ही रहूंगी। और तो उसकी आंखों में नजर आ रहा था कि वो जी से कितना प्यार करती है। यहाँ पर किम को डेज़ी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन दूसरा यहाँ पर किम किसी की चिल्लाने की आवाज सुनता है एंड यहाँ पर जेनी उस जेल का दरवाजा बंद कर देती है, जी को उस डॉगी के साथ अंदर छोड़ गई। एंड यहाँ पर किम, डेज़ी, उसका असिस्टेंट एंड सभी के सभी लोग ये चीज देख लेते हैं। फिर यहाँ पर जेनी किम को देखकर सोचने लगती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। डेज़ी के तो यहाँ पर होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि अभी तो ये जी के साथ भागने वाली थी, अभी इसने जी को कैद कर रखा है। यहाँ पर बाद में जेनी अपना नाटक शुरू कर देती है और किम को हक कर बोलने लगती है कि देखो ना, ये वापस से मुझे यहाँ से लेने आया था लेकिन मैंने इसे इसका सबक सिखा दिया है। यहाँ पर इसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि मुझे तो लगता है बॉस आपने इन्हें कुछ ज्यादा सलाखों पर रखा है। फिर यहाँ पर जेनी किम को किस करती है और बोलती कि हाँ मुझे मिस्टर किम बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी बोलने लगती है लेकिन तुमको जी से कह रही थी कि तुम उसके साथ शादी करोगी और पूरी की पूरी लाइफ स्पेंड करोगी, तो फिर यहाँ पर तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? जेनी यहाँ पर बोलने लगती है कि जब देखो तब तुम मुझ पर शक क्यों क्या करती हो? फिर यहाँ पर डेज़ी बोलने लगती है किम से कि मैं तो सिर्फ उसकी अच्छाई के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद इसे इसके साथ में भागते हुए देखा है। फिर यहाँ पर जेनी किम से बोलने लगती है कि देखो ना, जब देखो तभी मुझ पर शक करने लगती है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। किम यहाँ पर बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले से बहुत सारे चांसेस दिए लेकिन क्या तुम इस बार श्योर हो? तो फिर जेनी बोलते कि हाँ मैं इस बार 110% श्योर हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हें सपोर्ट करना है, तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जी क्या कर रहा है और उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पर किम को जेनी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है एंड वो जेनी से कहने लगता है कि तुम तो लगता है अब कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई हो। फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि डेज़ी को लो और उसे यहाँ से लेकर चले जाओ। एंड यहाँ पर डेज़ी बोलती रहती है कि वो बस प्रिटेंड करने की कोशिश करिए, मुझ पर विश्वास करो, लेकिन किम यहाँ पर डेज़ी की एक बात नहीं सुनता। जेनी फिर यहाँ पर किम को बोलने लगती है कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद मुझे भूख लग रही है, तो क्या तुम मेरे लिए मील भी बना सकते हो? एंड यहाँ पर किम को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि लगता है उसे पता चल गया है कि उसके लिए ब्रेकफास्ट मैं प्रिपेयर करता हूँ और वो ये भी चाहती है कि मैं उसके लंच प्रिपेयर करूँ, तो हो सकता है उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह तो होगी ही। इसके बाद में हम यहाँ पर मिया को देखते हैं एंड मिया जो होती है वो मिस्टर किम की पर्सनल सेक्रेटरी होती है। मिया यहाँ पर मिलने के लिए आ जाती है डेज़ी से एंड डेज़ी यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि मैंने साफ साफ देखा था कि वो जी के साथ में भाग रही है, लेकिन यहाँ पर तो सारी की सारी बाजी पलट गई। मिया यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि न जाने क्यों मुझे जेनी थोड़ी सी अलग लग रही है पहले से। तो फिर यहाँ पर डेज़ी ये बोलती है कि हाँ न जाने वो इतनी जल्दी से कैसे बदल गई, मुझे तो लगता है कि वो पहले किम को हेट किया करती थी बट अब सारी चीजें अपोजिट में चल रही है। एंड यहाँ पर वो मिया से हेल्प मांगने लगती है। मिया बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, अगर डेज़ी से काम नहीं चल रहा तो फिर तुम डायरेक्टली मिस्टर किम को भी अप्रोच कर सकती हो,
और तुम समझ रही हो मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ। एंड यहाँ पर डेजी मिया के इशारों को समझ जाती है। फिर यहाँ पर वो अपने प्लान पर काम करने के लिए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी के तो कुछ और इरादे होते हैं। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि खुद तो इतनी लोली पर्सन है और उसे लगता है कि वो मिसेस गू का पोजीशन ले पाएगी, बट उसे पता नहीं है। एक बार यहाँ पर डेजी जेनी का काम तमाम कर ले, उसके बाद में यहाँ पर मैं मिसेस गू का पोजीशन लेने के लिए उससे आसानी से झगड़ सकती हूँ। यहाँ पर डेजी मेड को सूप ले जाते हुए देखती है, तो फिर यहाँ पर भी वो सूप का सेम बॉल लेकर आ जाती है और कचरा अपने हाथों से नीचे गिराती है। और उस मेड को बोलते कि तुम्हें पता नहीं है, मिसेस किम को ये सारी चीजें नहीं पता है। तो फिर यहाँ पर मेड उसे साफ करने लगती है। और यहाँ पर मौका देखते ही डेजी उन सूप के बॉल्स को अलग कर देती है। फिर यहाँ पर वो सूप का बॉल लेकर चली जाती है जेनी के पास में और उसे बोलने लगती है कि मुझे आज के लिए माफ कर देना। जेनी यहाँ पर उसे कहने लगती है कि आज तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई, इसके बाद भी तुम यहाँ पर मुझे लड़ने झगड़ने आई हो। तो फिर यहाँ पर डेजी से बोलते कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुमसे सॉरी बोलने के लिए आई हूँ क्योंकि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हो गई थी और इस सूप का बॉल मैं तुम्हें एज ए सॉरी देने आई हूँ। जेनी यहाँ पर पूछने लगती कि क्या ये सूप तुमने बनाया? वो कहती कि नहीं, ये सूप तो मिस्टर किम ने बनाया और उन्होंने तो बस मुझे ये चीज तुम्हें डिलीवर करने के लिए कहा है। तो फिर यहाँ पर जेनी उस सूप को पीने लगती है। एंड यहाँ पर डेजी उसे वार्निंग देती है कि मैं कल घर से निकल जाऊंगी, इसके बाद तुम मिस्टर किम के साथ आराम से रह सकती हो। लेकिन इतना बोलते यहाँ पर जेनी बेहोश हो जाती है। एंड यहाँ पर बड़ी चालाकी से डेजी कॉल लगा लेती है जी को और बोलने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए जेनी को ठिकाने पर लगा दिया है, तो फिर आज तुम यहाँ पर आ सकते हो और तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। लेकिन इतनी देर में यहाँ पर जेनी जोर से उसके सर पर बॉक्स फेंक कर मारती है, जहाँ पर डेजी खुद ब खुद बेहोश हो जाती है। एंड जेनी यहाँ पर मन में बोलने लगती है कि पास लाइफ में तुम लोगों की वजह से बहुत कुछ सहा है, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं तुम सब से अपना रिवेंज लेकर ही रहूंगी। इसके बाद में रात हो जाती है, जहाँ जी विंडो की तरह उस कमरे में आ जाता है और इतना अंधेरा होता है कि उसे पता नहीं होता कि उस बेड पर जेनी नहीं बल्कि डेजी लेटी हुई है। और वो उसके साथ में मेकआउट करना शुरू कर देता है। साथ साथ यहाँ पर जेनी उस कमरे में लॉक लगा देती है। दूसरा में यहाँ पर किम को देखते हैं, लेकिन जैसे ही किम सूप को पीता है उससे अजीब सा गरम सा लगने लगता है। वो बहुत सारा पानी भी पीता है, बट फिर भी उसके हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को ढूंढते ढूंढते बाहर निकल जाता है, जहाँ पर वो उसे जेनी के रूम के बाहर पाता है। एंड यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि जेनी सो रही है तो फिर तुम यहाँ पर कान लगा कर क्या सुन रहे हो। एंड यहाँ पर बाद में किम को भी आवाज आने लगती है, जहाँ पर अंदर से लड़की और लड़का एक दूसरे का नाम पुकार रहे होते हैं। फिर यहाँ पर किम को गुस्सा आता है, वो दरवाजे के अंदर जाने का कोशिश करता है, लेकिन असिस्टेंट उसे रोकता है और बोलने लगता है कि मैंने आपसे पहले कहा था कि जेनी इस हाइट से प्रिटेंड कर रही है और अभी वो फिलहाल जी के साथ अंदर नाइट स्पेंड कर रही है, आपका इस समय पे जाना इनअप्रोप्रिएट होगा। यहाँ पर किम इतना गुस्से में होता है कि बोलने लगता है कि मुझे मेरे मैनर्स, इनअप्रोप्रिएशन ये सारी चीजें नहीं पता है, लेकिन आज तो मैं उसे इस घर से बाहर निकलवा कर रहूंगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर गुस्से में आकर दरवाजे को तोड़ने ही वाला था, लेकिन इतनी देर में यहाँ पर जेनी आ जाती है। असिस्टेंट तो यहाँ पर जेनी को देखकर शॉक हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि अगर बाहर आप हो तो अंदर कौन है। यहाँ पर जेनी किम को बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ में आना होगा। और वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर वो उसे लेकर लिविंग रूम में आ जाती है। बाद में वो यहाँ पर किम को सारी बातें बताने लगती है, लेकिन किम को यहाँ पर जेनी की कुछ आवाज ही नहीं आई थी क्योंकि वो तो ड्रग्स के नशे में था। फिर यहाँ पर वो जेनी को किस कर देता है एंड यहाँ पर वो उसे किस करता जाता है, लेकिन जेनी यहाँ पर अपने कराटे मूव्स को यूज कर उसे वहीं पर बेहोश कर देती है और उसे वहाँ पर सुलाकर चली जाती है। तो फिर यहाँ पर जेनी का असिस्टेंट उसे बोलने लगता है कि जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही किया है, इस रूम से हमने डेजी मैडम को उठाकर दूसरे रूम में डाल दिया है और इस रूम में सिर्फ और सिर्फ सी ही है। फिर बाद में वो उसके अंदर चली जाती है। असिस्टेंट यहाँ पर सोचने लगता है कि उन्होंने मैडम पर चीट किया, बट फिर भी मैडम के उस रूम के अंदर जा रही है। यहाँ पर बाद में जेनी रेडी होने लगती है, जहाँ पर धीरे धीरे कर जी की नींद खुलती है। एंड यहाँ पर जी जेनी को देखता है। जी को लग रहा होता है कि उसने जेनी के नाथ में नाइट स्पेंड किया है। फिर बाद में मन में सोचने लगता है कि अब तो जो होना था वो हो चुका है, अब मैं भी देखता हूँ ये ना चाहती होगी फिर भी इसे मेरे साथ में लाइफ स्पेंड करना ही पड़ेगा। फिर बाद में यहाँ पर जी नाटक करना शुरू कर देता है कि मुझे माफ कर देना कल रात के लिए, लेकिन यहाँ पर जेनी उसे बोलती है कि माफी क्यों मांग रहे हो, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। यहाँ पर जी उसे बोलने लगता है कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। जेनी बोलती कि नहीं, अक्सर ये सारी चीजें हो जाया करती है।
तो फिर इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, और ऐसी भी आज ही हमारी शादी है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर किम होता है जो कि जेनी के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। यहाँ पर बाद में वो उसकी बातों को सुन लेता है। असिस्टेंट बोलने लगता है कि मैडम ने तो नाइट स्पेंड नहीं किया था, या फिर वो बस ये दिखाना चाहती है कि वो उनके साथ रात में थी। मुझे तो लगता है कि अभी भी वहाँ पर चीट करी है। तो यहाँ पर किम को गुस्सा आता है तो वो अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे वो अंदर जाता है जी उसे दिखता नहीं है एंड वो जेनी से जी के बारे में पूछने लगता है। यहाँ पर जेनी बोलने लगती है कि तुम्हें गलत फैमिली हुई। बाद में किम यहाँ पर बोलने लगता है कि मैं तुम्हारी शादी की बात सब कुछ सुन रही थी। जेनी यहाँ पर बोलने लगती है कि हाँ मुझे इससे एक बात याद है, मुझे तुम्हें थोड़ी सी हेल्प करवानी है। तो फिर किम बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम दोनों की वेडिंग अरेंज करूँ। जेनी बोलने लगती है कि हाँ, लेकिन मेरा मतलब उससे नहीं था, मैं यहाँ पर बस सिर्फ उसे ह्यूमिलेट करना चाहती हूँ और सचमुच उससे सारी चीजें एंड करना चाहती हूँ। किम यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि देखो तुम्हें तुम्हारी लव लाइफ चूज करने का पूरा हक बनता है, लेकिन उस जैसे स्कम्बग के साथ में मैं तुम्हें जीने नहीं दे सकता। जेनी यहाँ पर समझाने लगती है, लेकिन किम को यहाँ पर लग रहा होता है कि ये एक जेनी की चाल होती है। तो फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहने लगता है कि मेन डोर्स, मेन विंडोज और सारी की सारी चीजें लॉक कर देना ताकि तुम्हारी ये चालाक मैडम इस घर के बाहर कदम ना रख पाए। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जेनी यहाँ पर सोचने लगती है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो फिर मैं वहाँ पर उसे कॉर्पोरेशन को खत्म कैसे करूंगी, मुझे कुछ ना कुछ करके तो रास्ता निकालना ही होगा। तो फिर यहाँ पर नीचे बैकयार्ड में पहुंच जाती है एंड लंबी सी वॉल के अगेंस्ट सीढ़ी लगा देती है एंड फटाक से अपनी एक असिस्टेंट को कॉल कर बोलने लगती है कि मेरे लिए को फैमिली की सबसे ज्यादा लग्जरियस कार को प्रिपेयर करना। एंड मन में यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मैं यहाँ पर किम से एस्केप नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो सीढ़ियों को चढ़ने लगती है, जहाँ पर किम और टॉरस का असिस्टेंट उसे करते हुए देख लेते हैं। असिस्टेंट यहाँ पर किम को चढ़ाने बढ़ाने लगता है कि देख रहे हो मैडम ने आज तक सीढ़ियाँ नहीं चली घर पर, और यहाँ पर वो उसके लिए दीवार कूदने के रेडी हो गई और अपनी लाइफ को जोखिम में डालने के लिए। यहाँ पर बेचारी सीढ़ियों से गिर नहीं वाली थी, लेकिन फटाक से यहाँ पर किम उसकी मदद कर देता है। यहाँ पर जेनी उसे प्रॉमिस करने लगती है कि प्लीज मुझ पर एक बार बस भरोसा कर लो, मैं वहाँ पर इसके लिए जा रही हूँ ताकि मैं जी के साथ में कॉर्पोरेशन खत्म कर सकूँ, वरना यहाँ पर हमारी फैमिली और हमारी कंपनी की रेपुटेशन ही खराब होगी। किम यहाँ पर बोलने लगता है कि लगता है तुम जी के लिए कुछ भी कर सकती हो, तुम दीवार कूदने के तक रेडी थी और अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए। तो फिर जेनी बोलती कि मैं ये सब जी के लिए नहीं बल्कि हमारी फैमिली के लिए कर रही हूँ, प्लीज मेरी एक बात मान कर देखो। तो फिर किम बोलता है कि ठीक है एंड यहाँ पर वो असिस्टेंट को ड्रेस प्रिपेयर करने के लिए और रेडी करने के लिए कार बोलता है, जहाँ पर जेनी खुश होकर उसे हक करने लगती है और बोलने लगती है कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट यहाँ पर किम को बोलने लगता है कि क्या पता ये मैडम की कोई चाल हो। तो फिर किम यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसने साफ साफ कहा है कि वो क्या करना चाहती है, लेकिन अगर इसका अपोजिट रहा तो मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा किसी की जो फैमिली है और कंपनी है वो पूरी की पूरी बैंकरप्ट बदल जाए, और तो मैं पर इन दोनों की एंगेजमेंट को मेरी शादी में कन्वर्ट कर दूंगा। दूसरा यहाँ पर किम आराम से बैठकर अपनी चाय पी रहा होता है और यहाँ पर डीसी के मामले आ जाते हैं और यहाँ पर उसकी मम बोलने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपना रिश्ता आगे बढ़ाओ क्योंकि मेरी डीसी सबसे प्योरेस्ट लड़की है इस पूरी दुनिया में। यहाँ पर उसका डैड भी सेम बातें बोलने लगता है एंड यहाँ पर किम समझ जाता है कि लगता है कल रात को डीसी थी जिससे मेरे सूप में वो ड्रग्स को मिलाया था। यहाँ पर वो कह देता है कि लगता है आपको गलत इंसान मिल गया। तो फिर उसकी मम्मा गुस्सा आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम दोनों ने नाइट स्पेंड किया तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते हो क्या। एंड यहाँ पर बाद में डेजी रात की बात को बताने लगती है। उसके डैड को गुस्सा आता है ना, वो डेजी को चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है कि लगता है तुमने अपनी इस वेल्थ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया और मेरी बेटी का भी। तो फिर बाद में किम बोलने लगता है कि आपके पास में आखिर एविडेंस क्या है। यहाँ पर उसका डैड डेजी को प्रूफ बताने के लिए बोलता है। डेजी यहाँ पर उस वीडियो को बताने लगती है, जहाँ पर किम उस वीडियो को देखकर बहुत हंसने लगता है और कहता है कि वीडियो तो बड़ा प्यारा है लेकिन वो लड़का मैं नहीं बल्कि जी नजर आ रहा है। और यहाँ पर वो डेजी को फोन देता है। यहाँ पर डेजी की मम्मा को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो फिर यहाँ पर वो डेजी को मारने लगती है और कहती है कि तुम किम को और जीक में डिफरेंस समझ नहीं सकती क्या। यहाँ पर किम को गुस्सा आने लगता है और यहाँ पर अपने गार्ड से कहता है कि इन सभी को यहाँ से लेकर चले जाओ। साथ साथ वो अपने असिस्टेंट को अनाउंस भी कर देता है कि इसकी फैमिली के साथ हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेशन और जो भी रिश्ता होगा वो सब कुछ मैं अभी के अभी यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ पर वो उन्हें सब कुछ बताने लगते हैं। उसके जाने यहाँ पर डेजी को ही थप्पड़ मार कर बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। डेजी बोलने लगती कि लगता है उसने भी जी के साथ में नाइट स्पेंड किया है। तो फिर यहाँ पर बाद में उसकी मम्मा बोलने लगती कि चलो जाकर ढूंढते कि आखिर वो कहाँ पर है और उसे भी ठिकाने लगाते हैं।
फिर यहाँ पर हम उस बैंक्वेट हॉल को देखते हैं जिसमें जी की शादी होने वाली है। और यहाँ पर हम जी की मम्मा को देखते हैं जो कि सभी को वेलकम कर रही होती है। साथ साथ यहाँ पर जी के फ्रेंड्स भी होते हैं जो कि जेनी के बारे में जी से पूछने लगते हैं। यहाँ पर जी उन्हें बहाने मारने लगता है कि शायद से हो सकता है वो ट्रैफिक में अटक गई हो। इसके बाद यहाँ पर उसकी मॉम जी से पूछने लगती है कि तुम्हें तो नहीं लगता उसने शायद से वापस से अपना मन बदल लिया होगा। लेकिन यहाँ पर एंट्री हो जाती है जेनी की, जहाँ पर वो रेड कलर की ड्रेस में आई होती है। रेड कलर की ड्रेस में इसलिए आई होती है क्योंकि यहाँ पर वो अपने रिवेंज को लेने वाली होती है एंड रेड कलर भी रिवेंज को सिंबलाइज करता है। साथ साथ यहाँ पर वो रिपोर्टर्स के साथ भी आई होती है। जी उसे पूछने लगता है कि तुम्हें आने में इतनी देरी क्यों हो गई। जेनी उसे बोलने लगती है कि एक्चुअली मिस्टर किम मेरे लिए गाड़ी अरेंज कर रहे थे, इस वजह से। जी बोलने लगता है कि लगता है किम ने तुम्हारी और मेरे इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर तुम इतने सारे रिपोर्टर्स को क्यों लेकर आई हो। जेनी उसे बताने लगती है कि एक्चुअली मैं अपनी गू फैमिली की इकलौती बेटी हूँ, तो यहाँ पर रिपोर्टर्स का होना तो जाहिर सी बात है क्योंकि इतना बड़ा इवेंट जो होने वाला है आज। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग शादी के प्रिपरेशंस करने लगते हैं। साथ साथ यहाँ पर जी की मम्मा जेनी को बहुत ज्यादा ही प्रेज करने लगती है। और यहाँ पर जेनी साफ साफ समझ रही थी कि उसकी मम्मा जी से कुछ कम नहीं है। और हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर बेचारी जेनी बीमार होती है और यहाँ पर वो आराम कर रही थी। तभी आकर उसकी मदर इन लॉ यानी जी की मम्मा वहाँ पर आ जाती है उसके लिए ढेर सारे कपड़े लेकर और उसे बोलने लगती है कि जब देखो तब तुम सोती ही रहती हो, तुम्हें घर के एक भी काम करने के लिए नहीं आते। यहाँ पर जेनी बताने लगती है कि मैं बीमार हूँ तो मैं बस थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। वो आंटी चिल्लाते हुए से बोलने लगती कि 1 घंटे से मैं तुम्हें आराम करते देख रही हूँ, आखिर कब तक तुम इसका बहाना बनाती रहोगी। मेरी बेटी की तो लाइफ ही खराब हो गई है तुम्हारे साथ शादी करने के बाद। बाद में यहाँ पर बेचारी कपड़े धोती रहती है जहाँ पर उसकी मम्मा उसके लिए और भी ज्यादा कपड़े लाती रहती है। एंड जेनी यहाँ पर मम्मी बोलने लगती है कि भले पास लाइफ में मैंने जी से, जी की मम्मा से, दीदी से और दर बाकियों से बहुत कुछ सहा है, लेकिन इस बार मैं उन्हें उनकी सारी चीजें रिपे कर रहूंगी और उनसे बदला तो नहीं कर रहूंगी और उन्हें इस जन्म में तो बहुत प्यारा सा गिफ्ट दूंगी। इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग एक साथ जुड़ जाते हैं जहाँ पर होस्ट इस सेरेमनी की शुरुआत कर देते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो जेनी को और जी को रिंग एक्सचेंज सेरेमनी के लिए ऊपर बुलाते हैं। यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि रिंग एक्सचेंज करने से पहले आप दोनों को एक दूसरे के बारे में या किसी के बारे में कुछ भी कन्फेशन करना हो तो आप कर सकते हो। और यहाँ पर जी अपने दिल की बातों को बोलने लगता है कि मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुम्हारे साथ में प्यार में पड़ गया था। ऐसा समझो कि मेरे साथ में लव एट फर्स्ट साइट हुआ था एंड मैं चाहता हूँ कि मैं लाइफ लॉन्ग बस तुम्हारे साथ ही अपना टाइम स्पेंड करूँ और तुम्हारे साथ ही अपने बालों को ग्रे करूँ। और मन ही मन में यहाँ पर कहने लगता है कि एक बार बस ये शादी हो जाने दो और मेरी कंपनी के नाम पर मेरे असेट्स हो जाने दो, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यहाँ पर जेनी भी मन में बोल रही होती है कि शक्ल तो ऐसे बना रहा है और मीठी मीठी बातें तो ऐसी बोल रहा है जैसे मेरे लिए वो जान भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी क्या पता हो कि इस भोली सी शक्ल के पीछे कितना बड़ा मर्डर छुपा हुआ है। इसे तो आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। फिर बाद में यहाँ पर जी उस एंगेजमेंट रिंग को निकालने लगता है, लेकिन जेनी उसे रोकते हुए बोलती है कि 1 मिनट, इसके पहले कि हम यहाँ पर एंगेजमेंट रिंग एक्सचेंज करें मैं तुम्हें एक प्यारा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर वह सभी के सामने अनाउंस करने लगती है कि जी आपसे मेरी गू फैमिली का इकलौता सन इन लॉ बनने वाला है, तो वो एक स्पेशल गिफ्ट रिजर्व करता ही है एंड यहाँ पे स्पेशल गिफ्ट एज ए टोकन ऑफ लव समझ कर मैं उसे देना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर वो किम फैमिली के जितने भी असेट्स और सब्सिडीज होती है वो सभी के सभी चीजें जी के नाम पर कर देती है। यहाँ पर सभी लोग की बातें सुनकर शौक हो जाते हैं एंड जी की मन में खुश होने लगती है। जी यहाँ पर बोल रहे कि सच में। जेनी कहते हैं कि हाँ मैं तो तुम्हें बस टेस्ट करना चाहती थी इसलिए मैं तुम्हारे साथ रूड बिहेव कर रही थी, लेकिन मेरा टेस्ट तुम पास कर चुके हो। यहाँ पर इसी बात में उसे करीब आने लगता है, लेकिन जेनी उसे रोकती है और बोलते हैं कि यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स भी अवेलेबल है, क्यों ना हम इनके सामने वही एग्रीमेंट को साइन कर ले। एंड यहाँ पर एग्रीमेंट आ जाता है और यहाँ पर बेचारा जी बिना उस एग्रीमेंट को पढ़े लिखे सीधा लास्ट वाले पेज में जाने लगता है जहाँ पर उसके सिग्नेचर की बस जरूरत है। लेकिन इतने में यहाँ पर इस खुशी के माहौल में दखलंदाजी करने आ जाते हैं उसके मॉम डैड। मन में यहाँ पर से बोलने लगता है कि इसकी और मेरी डेजी की तो प्लानिंग पहले से ही हो गई है, अब ये डेजी यहाँ पर क्यों आई है, लगता है इसने अपना दिमाग बदल दिया है। मन में यहाँ पर जेनी बोलने लगती है कि अब तो असली एंगेजमेंट पार्टी शुरू होने वाली है।
फिर यहाँ पर वो उससे पूछने लगते कि क्या आप लोग यहाँ पर मेरी एंगेजमेंट के लिए आए हो। लेकिन यहाँ पर डेजी के मॉम डैड बड़े गुस्से में होते और कहने लगते कि हम यहाँ पर तुम्हारी एंगेजमेंट में नहीं आए। आखिर जी की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का फायदा उठाने की। यहाँ पर जी बोलने लगते कि आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो, आपने गलत इंसान को पकड़ रखा है। यहाँ पर सभी लोग आपस में बात करने लगते और कहते कि लगता है जी ने बेचारी जेनी के ऊपर चीट किया हुआ है। फिर यहाँ पर जेनी उसे पूछने लगती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। जी बोलता है मुझे नहीं पता, मैं तो इन लोगों को जानता तक नहीं हूँ। लगता है कि ये लोग मुझसे जेलस फील कर रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली में शादी जो कर जाऊँ और यहाँ पर वो लोग मेरे रेपुटेशन को बिगाड़ना है। तो फिर यहाँ पर डेजी के डैड बोलने लगते कि हम और तुम्हारा फायदा, तुम तो यहाँ पर किम की फैमिली का फायदा उठाने के लाए हो, हमें सारी बातें अच्छे से पता है। क्यों डेजी? यहाँ पर इसी बात में डेजी को बोलने लगता है कि देखो बिन मतलब का मेरे पर उंगली मत उठाओ वरना ये ठीक नहीं होगा। डेजी यहाँ पर मन में बोलने लगती है कि इसने ऑलरेडी मेरा मिसेस गू बनने का सपना तोड़ दिया है, तो फिर मैं क्यों इसके सपने क्यों ठीक रखूं, मैं भी इसकी इमेज को चकनाचूर तक करती रहूंगी। फिर यहाँ पर उसी को बोलने लगते कि आखिर तुम इतना प्रिटेंड क्यों कर रहे हो। यहाँ पर उसका डैड भी बोलने लगता है कि तुमने मेरी बेटी का यूज किया हुआ है। तो फिर यहाँ पर जी बोला था कि तुम सब मिलकर कौन सी बकवास कर रहे हो। यहाँ पर जेनी का गुस्सा आता है एंड जेनी यहाँ पर जी को जोर से थप्पड़ मार देती है। पर जी बाद में जेनी को समझाने लगता है कि प्लीज मेरी बातों को यकीन करो, उनकी बातों का नहीं, मैंने तुम पर जीत तरह सा भी नहीं किया। यहाँ पर जेनी कुछ बोले लेकिन इसके पहले यहाँ पर रिपोर्टर्स जी के साथ सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं और इस चीज को एक बड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज बनाने लगते हैं। यहाँ पर जी बाद में रिपोर्टर्स को चुप करवाता है और कहने लगता है कि ये फैमिली जानबूझकर मेरे ऊपर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। तो फिर उसकी मम्मा यानी कि डेजी मम्मा यहाँ पर बोलना शुरू कर देती है कि एक तो तुमने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया है, ऊपर से तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी रेडी नहीं हो। यहाँ पर ये मेरी इकलौती बेटी है और तुमने तो उसकी लाइफ पर बात करके रख दी है। यहाँ पर जी की मम्मा को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो यहाँ पर बोले तो बोले क्या बोले। दूसरा यहाँ पर जी सोचने लगता है कि लगता है इसकी फैमिली कुछ ज्यादा ही ग्रीडी है, लगता है ये लोग मेरे साथ स्कैम करने के आए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये सारी बाजी को पलट सकता हूँ और सबके सामने प्रूव कर सकता हूँ कि मैंने अगर नाइट स्पेंड की है तो वो जेनी के साथ में एंड यहाँ पर सभी के सामने ये बात खुलासे में भी कर सकता हूँ। और तो रिपोर्टर्स भी यहाँ पर है मेरी मदद करने के लिए। यहाँ पर ये सभी के सामने बोलने लगता है कि अगर कल रात को मैंने किसी के साथ नाइट स्पेंड की है तो वो डेजी नहीं बल्कि जेनी है। यहाँ पर जेनी कंफ्यूज हो जाती है और उसे बोलने लगती है तुमने और मेरे साथ नाइट स्पेंड की है। जी यहाँ पर उसे याद दिलाने लगता है। जेनी बोलती है कल रात को तो मैं घर पर ही नहीं थी, मैं सीधा अपने रूम में सुबह में आई थी, तभी तुम मुझे वहाँ पर दिखे थे, इसका मतलब तुम और डेजी मिलकर। एंड यहाँ पर वापस से वो उसे थप्पड़ मार देती है। जी यहाँ पर कहने लगता है कि मेरा विश्वास रखो, ये सारी की सारी चीजें इनकी एक प्लानिंग है। फिर यहाँ पर डेजी और डेजी की फैमिली भी जी के ऊपर चिल्लाने लगती है। साथ साथ रिपोर्टर्स भी यहाँ पर उसे क्वेश्चंस पूछना वापस से शुरू कर देते हैं। जी यहाँ पर सभी को चुप करवाता है। यहाँ पर जेनी बाद में बोलने लगती है कि तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं ये सारी चीजें करते हुए, वो भी एक दिन पहले हमारी एंगेजमेंट के। अगर तुम डेजी को पसंद कर रही हो तो मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या सपने नहीं सोची थी। और ये एग्रीमेंट, ये सारे की सारी एसेट्स, सब्सिडरी मैंने कुछ तो सोचकर तुम्हारे नाम पर की होगी ना। तुम्हें तो मेरे पैर पर भरोसा ही नहीं है, तुमने तो मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। एंड यहाँ पर जेनी सभी के सामने उस एग्रीमेंट को चूरा कर फाड़ कर उसके मुंह पर फेंक देती है। जी यहाँ पर उस एग्रीमेंट को फटता देख बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है। यहाँ पर उसकी मम्मा बोलने लगती है कि जेनी तुम मेरे बेटे पर विश्वास करो, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। जेनी यहाँ पर उसकी आंटी को यानी कि मम्मा को बोलने लगती है कि आपको सच में लगता है वो ऐसा नहीं कर सकता? आपको लगता है कि बेचारी डेजी यहाँ पर झूठ बोल रही होगी? आखिर वो प्रेग्नेंट हो गई तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कौन लेगा? आप लेंगी, आपका बेटा लेगा। यहाँ पर बाद में डेजी की मम्मी भी बोलने लगती है कि जेनी एकदम ठीक कह रही है, हमारी बेटी के साथ जो हुआ है वो एकदम गलत हुआ है, ऊपर से ये लड़का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी भी नहीं है। जी की मम्मा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो डेजी और उसकी फैमिली को बोलने लगती है कि इल्जाम लगाने से पहले तुम हमें एविडेंस बता दो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मेरे बेटे ने ये सारी चीजें की है। साथ साथ यहाँ पर आए हुए केस भी बोलने लगते कि सही बात है, इनके पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है। जी यहाँ पर जेनी को बोलने लगता है कि धीरे मुझे यहाँ पर सारी चीजें समझ में आने लगी है कि तुम तो मुझसे पहले से ही शादी नहीं करना चाहती थी, तुमने ये सारी चीजें जानबूझकर प्लान की और मुझे जानबूझकर इन सब चीजों में फंसाया ताकि तुम मुझे बदनाम कर सको और तुम्हारा नाम खराब भी ना हो और तुम्हें शादी को इजीली तोड़ सको।
जनी यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि तुमने ये सारे काम किए और तुम मुझे उल्टा इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझ पर इल्जाम लगाने की? मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा ही प्यार करती थी, लेकिन आज तुमने मेरे प्यार का जो रिजल्ट है वो मुझे बता दिया है, मुझे धोखा देकर। फिर यहाँ पर जी की मम्मा बोलने लगती है कि एक बार तुम जी पर भरोसा कर तो देखो, इन सभी के पास में कोई एविडेंस नहीं है। जनी यहाँ पर डेजी से बोलने लगती है कि अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस है तो प्लीज हम सबको बताओ, हम सबको जानना है कि आखिर तुम झूठ बोल रही हो या फिर जी झूठ बोल रहा है। डेजी यहाँ पर समझने लगती है कि इसे लगता है कि पता है कि मेरे पास एक वीडियो है, लेकिन ये जानबूझकर दिखाने के लिए बोल रही है ताकि मेरी भी बेइज्जती हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पर उन्हें ये वीडियो बताना नहीं चाहती। तो फिर यहाँ पर डेजी सबके सामने ना बोल देती है और कहती है कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन इतने में यहाँ पर हमें किसी की आवाज सुनाई देने लगती है जो कहता है कि एविडेंस मेरे पास है। एंड यहाँ पर एविडेंस वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा किम ही होता है। बाद में यहाँ पर जनी चली जाती है किम के पास में और बोलने लगती है कि अच्छा तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हें भी सारी चीजें साफ साफ पता चल जाएगी। जी यहाँ पर नीचे आकर किम से बोलने लगता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है जैसा जनी बता रही है, बस हमारे बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। किम बोलने लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग? इतनी बड़ी सी चीज को तुम मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हो? फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को इशारा करता है, जहाँ पे उसका असिस्टेंट उस वीडियो को सभी के फोन में सेंड कर देता है। एंड यहाँ पर सभी के सभी लोग उस वीडियो को देखने लगते हैं एंड यही होता है वो एविडेंस। फिर यहाँ पर किम सबके सामने अनाउंस कर देता है कि तुम्हारी जी की फैमिली के साथ में और तो और कंपनी के साथ में जितने कॉर्पोरेशंस और प्रोजेक्ट मेरे साथ में अटैच हुए होंगे वो सब कुछ मैं रिलेशन यहाँ पर आज खत्म करता हूँ और दोबारा यहाँ पर जनी के पीछे आने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर वो वहाँ से जनी को लेकर जाने लगता है। जनी यहाँ पर मिस्टर किम को थैंक यू बोलने लगती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि किम तो उसे कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो वो उसे पूछने लगती है क्या तुम मुझसे नाराज हो? किम यहाँ पर मीटिंग का बहाना देकर वहाँ से जाने लगता है। दूसरा जी आकर यहाँ पर जनी से माफी मांगने लगता है और उसे एक और मौका देने के लिए कहता है। यहाँ पर किम सोचने लगता है कि लगता है मैंने जनी के साथ में कुछ ज्यादा ही रूडली से बात की, तो फिर वो उससे बात करने के लिए वापस चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो जी का और जनी का हाथ पकड़ा हुआ दिखता है और फटाक से जनी को अपनी ओर खींच लेता है और जी को यहाँ पर वार्निंग दे देता है। जी कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर उनसे माफी मांगने आया था। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है एंड किम यहाँ पर जनी को लेकर अपनी कार के पास में चला जाता है, जहाँ पर वो जाती है उसे किस करने लगता है। एंड यहाँ पर वो जनी से बोलने लगता है कि आखिर तुम कब तक मुझे झूठ बोलती रहोगी। जनी उसे समझाने लगती है कि ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग मैंने तो सिर्फ सी के लिए की थी ताकि मैं उसके बदनामी कर सकूं और ये सारा तमाशा क्रिएट कर सकूं। किम यहाँ पर उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम ये सारी चीजें क्यों करना चाहती थी। जनी यहाँ पर मन में सोच रखती है कि अगर मैंने इसे पास्ट लाइफ के बारे में बताया तो इसे लगेगा कि मैं इसे एक और बहाना दे रही हूँ। दूसरा हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है और मन में सोच रखती है कि इतना छोटा सा काम मैंने डीजी को दिया था, वो भी छोटा सा काम वो कंप्लीट नहीं कर पाई। यहाँ पर डीजी मिया को कॉल लगाकर सब कुछ बताने लगती है, वो भी रोते हुए। एंड मिया यहाँ पर डीजी पर चिल्ला देती है और बोलती है कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुम एक छोटा सा काम नहीं कर सकती, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है। पर दूसरी ओर जनी उसे एक्सप्लेन करने जाती है, लेकिन किम उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे कार के पीछे बैठाकर असिस्टेंट को उन्हें घर छोड़कर आने के लिए बोलता है। फिर बाद में यहाँ पर मिया आ जाती है जो किम को उस मीटिंग के बारे में बताने लगती है। जनी यहाँ पर मिया को देख लेती है और सोच में पड़ जाती है कि पास्ट लाइफ में तो यही लड़की थी जिसने किम को धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो बड़ा सा डिजास्टर उस वॉरियर ग्रुप में हो चुका था। फिर बाद में हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है जहाँ पर ये सारी की सारी चीजें न्यूज में होती है। फिर यहाँ पर जनी ठान लेती है कि कुछ भी कर उसे इस बार तो किम को बचाना ही पड़ेगा, उसी कंपनी को और उसे और उसकी रेपुटेशन को भी। इसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है उसके ऑफिस के यहाँ पर टिफिन लेकर, जहाँ पर किम उसे मिलने से मना कर देता है तो उसका असिस्टेंट नीचे आ जाता है और वो उसके असिस्टेंट को टिफिन का बॉक्स दे देती है, जहाँ पर किम उस टिफिन का बॉक्स को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता। लेकिन नेक्स्ट डे यहाँ पर वो वापस उस टिफिन का बॉक्स को लेकर आ जाती है और खुद ब खुद कंपनी के अंदर जाने लगती है, लेकिन गार्ड उसे रोकने लगता है। यहाँ पर गार्ड में और उसमें आर्ग्यूमेंट चलना शुरू हो जाती है, जहाँ पर मिया वहाँ से गुजर रही होती है तो फिर वो सारी भी ये सारी चीजें देख लेती है। एंड यहाँ पर वो अपने स्टाफ से बोलती है कि जाओ और उस डिलीवरी गर्ल को यहाँ से निकालो। फिर बाद में स्टाफ में और जनी में झगड़ा होने लगता है एंड यहाँ पर स्टाफ गुस्से में आकर जनी को धक्का मार देती है। इतने में यहाँ पर किम आ जाता है जो कि उस स्टाफ के ऊपर चिल्लाने लगता है और जनी को उठाकर वो अपने कैबिन में ले चला जाता है। फिर यहाँ पर वो उसे मेडिसिन लगाने लगता है। जनी उसे बोलने लगती है कि प्लीज मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस बार मैं एकदम
ओबीडियंट और प्रॉपर गर्ल बनकर रहूंगी, इस बार तो मुझ पर भरोसा कर लो। लेकिन यहाँ पर किम उसकी बातों को नहीं सुनता और कहने लगता है कि अब से यहाँ पर आना बंद कर दो क्योंकि कंपनी में कुछ ज्यादा ही काम है। यहाँ पर वो से बोलने लगती है कि मुझे तो लगता है तुम्हारी सेक्रेटरी मिया, बट इतने में ही मिया यहाँ पर कॉफी लेकर जा जाती है और कहने लगती है कि ये आपकी कोल्ड कॉफी विदाउट शुगर। तो फिर बाद में जेनी बोलती है कि वो कोल्ड कॉफी नहीं पीता और उसे शुगर पसंद है। मिया बोलती है कि मैं उन्हें इतने सालों से यही कॉफी देती आ रही हूँ, आपसे शायद कुछ गलती हुई होगी। तो फिर यहाँ पर किम मिया से हॉट कॉफी विद शुगर मंगवा लेता है, जहाँ पर मिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारी कंपनी में जॉब करना है। तो फिर किम बोलता है कि ठीक है, कोई पोजीशन रहेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। दूसरा यहाँ पर वो घर चली जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं किम को जो कि क्लब में होता है एंड यहाँ पर मिया आ जाती है जो उसे रूम में बुलाने लगती है एंड धीरे धीरे यहाँ पर किम को तो मिया जेनी ही लगने लगती है, लेकिन कैसे तो करके वो अपने आप को होश में लाता है और वहाँ से जाने लगता है। दूसरा उसे सेम क्लब में सी भी होता है जो कि जेनी की बुराइयां कर रहा था एंड यहाँ पर किम सब कुछ सुन लेता है, जहाँ पर वो जी को बहुत बुरी तरीके से मारता है। दूसरा यहाँ पर जेनी होती है जो कि कपड़े चेंज कर रही होती है एंड यहाँ पर बाद में किम आ जाता है और उसे किस करता है, फिर वो उसे बाथरब दे देता है। साथ साथ में यहाँ पर वो उसके हेयर को ड्राई करने भी लगता है। जेनी यहाँ पर सोचने लगती है कि आखिर किम को हो क्या गया है। इसके बाद में यहाँ पर वो जेनी को उसकी कंपनी की पोजीशन के बारे में बताने लगता है। दूसरे दिन यहाँ पर मिया सभी स्टाफ के साथ में डिस्कस कर रही होती है न्यू प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन यहाँ पर जेनी आकर उन्हें इंटरप्ट कर देती है। वो स्टाफ और मिया दोनों मिलकर जेनी के ऊपर टूट पड़ते हैं एंड जेनी यहाँ पर उन्हें सारे के सारे प्रूफ्स बताने लगते हैं, लेकिन वो लोग तो यहाँ पर जेनी से अग्री ही नहीं करते एंड इतने में यहाँ पर आ जाता है किम जो कि उन्हें बोलने लगता है कि आखिर तुम लोग कैसे बकवास कर रहे हो। स्टाफ भी यहाँ पर बोलने लगता है कि देखा बॉस खुद ब खुद बोल रहे हैं कि तुम कैसे बकवास कर रहे हो, लेकिन किम बोलता है कि मैं तुम दोनों की बात कर रहा हूँ ना कि बल्कि जेनी की एंड यहाँ पर जेनी को उस प्रोजेक्ट का मालकिन बना दिया जाता है और अब से जेनी ही इस प्रोजेक्ट को लीड करेगी। इसके बाद में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि सी से मिलने के लिए जाती है, लेकिन इसके पीछे भी जेनी की कोई चाल होती है एंड यहाँ पर मिया होती है जो कि उन दोनों को साथ में देख लेती है और उनके फोटो निकाल कर सीधा दिखा देती है किम को। यहाँ पर किम से बोलता है कि ये फोटो किसी पापाराज़ी निकाली है या फिर तुमने। तो फिर वो कहने लगती कि मैंने एंड यहाँ पर किम उसे ये सारी चीजें करने से मना कर देता है एंड वो वहाँ चला जाता है जहाँ पर वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं। यहाँ पर बड़ी खुशी में आकर जी उसका हाथ पकड़ कर कह रहा होता है कि इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा एंड इतने में यहाँ पर जेनी देख लेती है किम को आते हुए, जहाँ पर वो अपना हाथ उठाना चाहती है, लेकिन इतने में यहाँ पर किम सब कुछ देख लेता है और जेनी को बोलने लगता है कि साइनिंग हो गया हो तो चलो अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए एंड उसे वो लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को और दाजी को, जहाँ पर वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं। जी यहाँ पर उस दिन कंपनी के पास जाता तो है, लेकिन यहाँ पर वो उसे कुंडे पीट लेते हैं। साथ हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं जो कि मिया के साथ में होता है एंड मिया यहाँ पर हाथ मिला लेती है जी के साथ में। साथ यहाँ पर मिया जी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी चली जाती है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को पता नहीं होता कि जेनी सब कुछ देख रही है एंड जेनी यहाँ पर समझने लगती है कि इन सभी पीछे की चीजों में मिया का नहीं बल्कि साथ साथ में जी का भी हाथ है। तो यहाँ पर वो लोग शायद से जेनी को देख लेते हैं। यहाँ से जेनी बाद में भागने लगती है क्योंकि उसके फोटो में सारे प्रूफ होते हैं, लेकिन यहाँ पर मास्क पहना हुआ एक गुंडा उसका पीछा करने लगता है, जहाँ पर जेनी के हाथों में से उसका फोन छूट जाता है एंड उस गुंडे के हाथ में वो फोन लग जाता है। साथ साथ यहाँ पर जेनी जब होश में आती है वो चेयर से बंधी हुई होती है एंड यहाँ पर जी उसका गला पकड़कर उस पर चिल्ला रहा होता है। जेनी यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि तुम किम को जानते नहीं हो, एक बार उसे ये सब पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इतने में यहाँ पर मिया के बोलने लगती है कि अगर तुम उसे बताने के लिए जिंदा बचोगी तब जाकर उसे कुछ पता चलेगा ना। एंड यहाँ पर जेनी मिया को भी वार्निंग देने लगती है। इतने में यहाँ पर मिया को कॉल आने लगता है किम का, तो फिर यहाँ पर जी बड़ी चालाकी से जेनी का मुंह बंद कर देता है एंड यहाँ पर किम मिया को नेक्स्ट मीटिंग की सारी प्रिपरेशन करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर जेनी को वो बोलने लगती है कि देखा फ्यूचर में जो कुछ भी हो जाए किम तुम्हारा बिल्कुल हो भी नहीं सकता एंड इसकी सारी प्रॉपर्टी और चीजें मेरे नाम पर ही होकर रहेगी। फिर यहाँ पर वो जी के साथ में चली जाती है। दूसरा यहाँ पर वो कंपनी में पहुंच जाती है, जहाँ पर किम बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपने स्टाफ्स को बोल रहा होता है कि आगे तुम लोग एक लड़की को भी ढूंढ नहीं पा रहे हो। यहाँ पर मिया आकर अपनी उस मीटिंग के बारे में बताने लगती है, लेकिन यहाँ पर किम सुन ही नहीं रहा होता है। फिर असिस्टेंट यहाँ पर मिया को बताता है कि यंग लेडी न जाने कहाँ पर गायब हो गई है। मिया मन ही मन सोचने लगती है कि जितना ढूंढना है ढूंढ लो, वो तो तुम्हें इस जन्म में बिल्कुल जिंदा नहीं मिलने वाली। फिर यहाँ पर किम को और गुस्सा आता है और वो गार्ड्स को वार्निंग देने लगता है।
बाद में यहाँ पर मिया बोलने लगती है कि आपको नहीं लगता कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स यहाँ वहाँ हो गए एंड इसके पीछे शायद से जेनी का हाथ हो सकता है। किम यहाँ पर मिया को कुछ भी बोलने से मना कर देता है। फिर मिया यहाँ पर एक एक करके उसे सारी चीजें ऊट पटांग बोलने लगती है ताकि सारा का सारा शक जेनी की ओर चली जाए। दूर से यहाँ पर हमारी जेनी होती है जो कि रस्सी खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो खुल ही नहीं रहा होता। तो उसके सामने कांच के बॉटल्स होते हैं एंड बड़ी स्मार्टली वो उसे गिराती है एंड कांच का टुकड़ा उठाकर अपनी रस्सी को खोलने लगती है। लेकिन जैसे वो उठती है गुंडे आ जाते हैं तो फिर वापस से वहाँ पर बैठकर नाटक करने लगती है कि जैसे कि अभी भी वो बंधी हुई ही हो। यहाँ पर वो गुंडे बाद में उसके साथ में जबरदस्ती करने लगते हैं जहाँ पर जेनी भी उनसे फाइट करती है लेकिन उन गुंडों के पास भी गन होता है। इसके पहले कि वो गन चलाए किम यहाँ पर उसे बचाने के लिए आ जाता है। जेनी यहाँ पर उसे सब कुछ समझाने लगते हैं लेकिन किम कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता और उसे लेकर कार में बैठ जाता है। फिर यहाँ पर जेनी जी के बारे में और मिया के बारे में सब कुछ बताने लगती है। साथ साथ यहाँ पर वो कहती भी है कि मेरे फोन में सारा प्रूफ है लेकिन यहाँ पर तो फोन से सारे प्रूफ गायब हो गए थे। किम यहाँ पर उसे शांत रहने के लिए बोलता है और कहता है कि भले तुम्हारे पास प्रूफ ना हो लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पे चले जाते हैं जहाँ पर मिया जेनी को देखकर बोलने लगती है कि इस बार तो ये बच गई लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर मिया जेनी के बारे में सब कुछ बताने लगती है लेकिन जेनी बोलती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, मेरे बदले तुम वहाँ पर जी के साथ में थी। फिर बाद में मिया यहाँ पर जेनी को बोलती है कि जो बोलना है बोल लो, किम को तुम्हारे पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहाँ पर किम को गुस्सा आता है। किम यहाँ पर मिया को थप्पड़ मार देता है और उसे उस पोजीशन से सस्पेंड कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर्स घर पर आते हैं जो कि जेनी को चेक करते हैं और उसे आराम करने के लिए बोलते हैं। फिर यहाँ पर किम उसे बताने लगता है कि फिलहाल जेनी मुझे लगता है कि मिया जाओ के साथ में है और वो दोनों मिलकर प्लान कर रहे हैं और जाओ कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई है। ग्रैंडफादर ने जब सारी कंपनी मेरे नाम पर की थी तो जाओ इकलौता इंसान था जिसे इन सब चीज़ों को लेकर जेलस फील हो रहा था एंड मुझे लगता है कि वो मेरे साथ बदला निकालने के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। दूर से यहाँ पर वो लोग कंपनी में होते हैं। उन्हें अनाउंसमेंट आ जाता है कि उनके एक प्रोडक्ट में डिफेक्ट पीस आ गया जिसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है एंड सबके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि जाओ का हाथ और मिया का हाथ आता है। यहाँ पर वो लोग नीचे एक दूसरे से मिलते तो है। इसके बाद में यहाँ पर किम और जेनी पीछा करते हुए चले जाते हैं जाओ का एंड जाओ के साथ में सिया नाम की एक लड़की होती है। फिर यहाँ पर जेनी को याद आने लगता है कि हाँ जाओ शायद से डबल डेट कर रहा था। इसका मतलब है कि वो उसके सेक्रेटरी यानी कि मिया को और सिया को एक साथ में डेट कर रहा है जहाँ पर वो टेक्स्ट कर देती है मिया को। किम यहाँ पर समझ जाता है कि जेनी ने कुछ तो मिया को टेक्स्ट किया। इतने में ही मिया भी उस होटल की ओर आ जाती है जहाँ पर वो जैसे ही ऊपर जाती है वो सिया को और किम को आपस में प्यार भरी बातें करते हुए देखती है और रोमांस करते हुए। फिर यहाँ पर जी के वो चिल्लाने लगती है। जी यहाँ पर तो उसे नजरअंदाज ही करने लगता है। इसके बाद में वो उसे बाहर लेकर आ जाता है जहाँ पर उन दोनों का झगड़ा होने लगता है एंड ये सारी चीजें जेनी अपने फोन में रिकॉर्ड कर देती है। किम यहाँ पर समझ जाता है कि उन दोनों का मेन टारगेट जेनी नहीं बल्कि मैं हूँ एंड यहाँ पर किम उसे बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अब्रॉड चली जाओ और जैसे ही सारी चीजें सेटल हो जाएगी उसके बाद मैं खुद ब खुद यहाँ पर तुम्हें वापस बुला दूंगा। ये सारी चीजें सुनकर जेनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जहाँ पर वो घर जाते ही ड्रिंक करना शुरू कर देती है और बेचारी गम में रोने लगती है। ड्रिंक करते हुए यहाँ पर जेनी को पास्ट की बातें याद आने लगती है जहाँ पर पास्ट लाइफ में भी उसे अब्रॉड भेज दिया गया था और तो यहाँ पर एक हफ्ते बाद में वो पूरी की पूरी पागल हो गई थी। साथ साथ यहाँ पर असिस्टेंट का कॉल आ जाता है जो उसे वापस चाइना किम से मिलने के लिए बुलाता है एंड वो किम की हालत के बारे में बताने लगता है जो कि बहुत बुरी थी। यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर किम आता है और उसे ड्रिंक करने से मना करता है। इसके बाद में जेनी उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है मैं किन किन चीज़ों से यहाँ पर घुस रही हूँ। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी यहाँ पर मैं तो तभी यहाँ पर थी ही नहीं और मैं तुमसे दूर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर बाद में वो उसे किस करने लगती है जहाँ पर वो अपने आप को जेनी से दूर करता है और कहने लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। जेनी यहाँ पर उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी की पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। तो फिर वो बोलने लगता है कि तुम ऐसा सारी बातें क्यों कर रही हो। जेनी यहाँ पर अपने फीलिंग्स से कन्फेस करने लगती है और उसे किस करती है। किम उसे बोलता है कि हम कल सुबह उठकर ये सारी बातें कर सकती है क्योंकि तुमने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा समझो कि मैंने तुम्हारा एडवांटेज लिया है।
जेनी यहाँ पर बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे बारे में ये सब कभी नहीं सोच सकती। एंड यहाँ पर उनका ये किस मेकआउट में बदल जाता है। दूसरे दिन यहाँ पर सुबह हो जाती है जहाँ पर वो लोग मियाँ से मिलने के लिए चले जाते हैं। किम बोलता है तुम बेफिक्र होकर मियाँ से मिलो, मैंने यहाँ पर आसपास बॉडीगार्ड्स को रखती है। दूसरे यहाँ पर जाओ और मियाँ आपस में मिलते हैं जहाँ पर उन दोनों का एक बार फिर से सिया को लेकर झगड़ा होने लगता है। जाओ यहाँ पर मियाँ की औरतों और जेनी की बातें सुन रहा था जहाँ पर जेनी मियाँ को 100 मिलियन यानी कि 2 बिलियन का अवार्ड दे रही थी और क्रेडिट कार्ड ये कहती हुई कि अगर तुम किम के अगेंस्ट टेस्टिफाई करोगी तो फिर ये सारा कार्ड और पैसे तुम्हारे होंगे। और हाँ याद रखना, अगर तुम ये सारे पैसे जाओ से एक्सेप्ट करते तो मैं तुम्हें बता देती हूँ जाओ तुम्हें धोखे के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता है। यहाँ पे जाओ धीरे धीरे समझ रहा था कि हो सकता है शायद से मियाँ उसकी बातों में आ जाए। मियाँ यहाँ पर से कहने लगती है कि रही बात इन पैसों की, तो हमें पता नहीं है कि मैं किम के साथ काम किया करती हूँ, मेरे पास पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है और जब मुझे धोखा देगा तुम्हें धोखा देगा ये बात तो कोई भी नहीं जानता है, मैं तो बस यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। ज़्यादा समझ जाता है कि ये लोग आसानी से नहीं मानने वाले। जहाँ पर वो दरवाजे को बंद कर देता है एंड यहाँ पर एक अजीब प्रकार का गैस आने लगता है। तो फिर फटाक से यहाँ पर किम को कॉल करके बुलाने लगती है। किम यहाँ पर घबरा जाता है। दूसरा हम यहाँ पर मियाँ और जेनी को देखते हैं जिन्हें सांस लेने भी नहीं हो रहा था और यहाँ पर उनका दम घुटता ही जा रहा था। फिर बाद में हम यहाँ पर उस इवेंट में आ जाते हैं जहाँ पर उस कंपनी के हायर को अनाउंस करने वाले थे। फिर बाद में यहाँ पर जी होता है जो कि जाओ से बोलने लगता है कि तुम पक्का मुझे शेयर से देने वाले हो ना। जाओ बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे नाम पर भी मैं कुछ शेयर्स कर ही देने वाला हूँ। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते और इवेंट को होस्ट करने लगते, लेकिन यहाँ पर किम आ जाता है। जाओ यहाँ पर किम पर चिल्लाने लगता है और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ आते हुए शर्म नहीं आई, तुमने सारी चीज़ों को पैरालाइज किया है। तो फिर किम बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे तरह की चीजें नहीं करता जो कि फेक ड्रग सेल करे और किसी और का नाम खराब करे। जी यहाँ पर उन सभी को बोलने लगता है कि बिना प्रूफ के कुछ भी बातें करना बंद करो मेरे बारे में। अब कंपनी मेरे नाम पर होने चाहिए तो मैं जेलस फील हो रहा है तो तुम सब ऑब्वियसली ये काम करोगे। लेकिन यहाँ पर जेनी बोलने लगते है कि हम बिना प्रूफ के बात ही नहीं करते। तो फिर वो कहता है कि क्यों, तुम्हारे पास वो वीडियो एज ए प्रूफ है। जेनी बोलती कि नहीं, हम समय से कुछ ज्यादा आगे चलते हैं। एंड यहाँ पर वो एक लड़की को बुलाते हैं जहाँ पर लड़की जैसे मास्क खोलती है वो कोई और नहीं बल्कि मियाँ ही होती है। मियाँ यहाँ पर सब कुछ बताने लगती है, लेकिन जी बोलता है कि ये इनके साथ में मिली हुई है। फिर मियाँ यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट्स को बताने लगती है। एंड कुछ ही समय में यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि सबसे पहले सी को गिरफ्तार करती है, वो ड्रग्स को और कॉन्ट्रैक्ट को फेक साइन करने के लिए। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा को भी गुस्सा आने लगता है। जी कहता है ग्रैंडपा मुझ पर भरोसा करके देखिए, लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा पुलिस के हवाले जाओ को कर देता है जहाँ पर वो उन्हें लेकर पुलिस चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर सभी के सामने किम जेनी को थैंक यू बोलता है, साथ साथ अपनी फीलिंग्स को कन्फेस भी करता है। एंड यहाँ पर सभी के सभी लोग उन्हें एज अ हस्बैंड वाइफ अपनाने लगते हैं जहाँ पर वो लोग उन्हें किस करने के लिए चीयर अप करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। एंड इसी किसिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म।